आगे देखिए। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था। लेकिन मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ की अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन विचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो भाई, जाओ। हमें तो इसे उज्जड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। व्याख्या देखो। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। आगे कथानायक कह रहे हैं उनके पिताजी थानेदार थे। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि मेरे पिताजी थे, उनका उसी दौरान उस क्षेत्र से स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया। तो स्थानांतरण हो जाने पर अब पिताजी के साथ परिवार भी जाना था, उनके साथ ही स्वाभाविक था वहाँ से जाना। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। अब मुझे पिताजी के स्थानांतरण पर इतनी खुशी हो रही थी, नया संसार देखने की। इतना आनंदित हो रहा था, खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, अत्यधिक आनंदित हो रहा था। और उस खुशी में मैं अपने साथियों से अलग होकर के जो जा रहा था, उसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था। हालांकि पिताजी को और मम्मी को तो इस बात का दुख था। पिताजी दुखी थे। दुखी होने का कारण यह था कि यह बड़ी आमदनी की जगह थी। यहाँ पर ऊपरी जो आय है वो अच्छी हो जाती थी, इसलिए वो यहाँ से जाने की स्थिति में दुखी थे। और माँ भी दुखी थी। माँ की दुखी होने का कारण यह था कि यहाँ पर जो दैनिक उपयोगी जो वस्तुएं हैं, वो आवश्यक वस्तुएं वो कम दाम में मिल जाती थी। और दूसरा कारण ये था कि जो मोहल्ला है, वहाँ आसपास की जो महिलाएं हैं, उनसे घेराव से तात्पर्य है आस पड़ोस की महिलाओं से थोड़ा लगाव सा था। तो ये दो समस्याएं उनकी उस कथानायक की माँ को थी। लेकिन खुशी के मारे फूला न समाता था। लेकिन मुझे पिताजी की और माँ की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो बस नई दुनिया देखने के लिए आतुर हो रहा था। और क्या क्या कर रहा था अपने वहाँ साथियों के बीच में, लड़कों से जीट उड़ा रहा था। जीट उड़ाने से तात्पर्य डींगा हाँक रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उनके सामने। उनसे कह रहा था बड़ी बड़ी बातों में क्या क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि वहाँ ऐसे घर थोड़े होते हैं। अपने साथियों से, अब बेचारे वो ठहरे गांव के रहने वाले, सामान्य परिवारों से जुड़े हुए, तो उनको कह रहा था। अब ये तो पहले से भी ऐसे भी एक शिक्षित परिवार से और एक अधिकारी नौकरी पेशा आदमी के घर से था, तो पहले भी स्थिति ठीक थी। तो उन बच्चों से कथानायक कह रहे हैं कि मैं और हमारे पिताजी जहाँ जा रहे हैं ना हम यहाँ से, तो वहाँ ऐसे अपने इस गांव की तरह घर, सामान्य घर नहीं है। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करती हैं। ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहाँ तो। और वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। फिर आगे गप हाँक रहा लगा रहा है, कथानायक कह रहा है, बचपन में बच्चों की ऐसी कल्पनाएं होती है। तो वो कह रहा है कि हाँ, वहाँ अंग्रेजी माध्यम की जो विद्यालय है ना, वहाँ ऐसे अपने इस गांव की तरह घर, सामान्य घर नहीं है। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करती हैं। ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहाँ तो। और वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। फिर आगे गप हाँक लगा रहा है, कथानायक कह रहा है, बचपन में बच्चों की ऐसी कल्पनाएं होती है। तो वो कह रहा है कि हाँ, वहाँ अंग्रेजी माध्यम की जो विद्यालय है ना,
वहाँ पर जो वहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, यदि लड़कों की पिटाई कर दें वो, तो उनको सज़ा हो जाए। वहाँ पिटाई भी नहीं होती है ऐसे, क्योंकि पहले ऐसे की स्थिति में वो वहाँ बच्चों को ऐसी बात बता रहा है। और फिर कथानायक कह रहे हैं आगे कि जो मैं इस प्रकार वहाँ मेरे साथियों के साथ उनके सामने से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो इन बातों को सुन करके मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। हैं, वो इतने आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, मेरे सारे जो साथी थे, मेरी बातें सुन करके, कि बिल्कुल उनकी सुनने की स्थिति से उनकी एकाग्रचित होकर के और अचंभित होकर उसकी सुनने की स्थिति को देखकर ही मुझे इस बात से पता चल रहा था कि उनकी नज़र में मेरा कितना महत्व है। और फिर आगे कथानायक करेंगे, बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। आगे वो समझा रहे हैं कि बच्चों में मिथ्या को सत्य, मिथ्या का तात्पर्य यहाँ पर एक कल्पना से हम लें कि बच्चे कल्पना को ही सच मान करके इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, ऐसी एक ताकत होती है उनमें। कहने का तात्पर्य बचपन में वही ताकत है बच्चों की, वो केवल कल्पना को ही सच मान करके उससे जुड़ी हुई बातें चर्चा करते हैं एक दूसरे से। और लेकिन जिसे हम उस शक्ति को अब स्वयं जो एक प्रौढ़ एक समझदार आदमी हो जाने के बाद में क्या करते हैं, हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। हम क्या करते हैं, सच को भी झूठ के रूप में बदल करके सच्चाई को छुपा देते हैं, उसमें फेर बदल करके प्रस्तुत करते हैं। तो हम उन बच्चों की जो निष्कपट जो एक बातचीत है उसको समझ नहीं पाएंगे। अर्थात उनमें ऐसे एक कह तो देते हैं बच्चे इधर उधर की बात, लेकिन उसमें कोई कपट का भाव नहीं होता। उन विचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, आगे कथा नहीं करेंगे। वो बेचारे जो साधारण परिवारों के जो लड़के थे जो मेरे साथ खेला कूदा करते थे, उनको मेरे से इतनी ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरा जैसा होने की उनकी तीव्र इच्छा हो रही हो। प्रतिस्पर्धा में हम ये अर्थ लें कि वो भी ये चाह रहे थे उन बच्चों के मन में कि खास हम भी इसके थानेदार जी के लड़के की तरह होते। और ऐसे सोच करके अब कथा नायक कल्पना करें उन बच्चों की जो मन की जो स्थिति है उसके बारे में हम कह रहे हैं कि मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई जाओ। हैं, बच्चों की उस स्थिति को देखकर कथा नायक कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि वो ऐसे कह रहे हैं कि तुम तो ईश्वर की तरह हो, तुम जाओ, तुम्हारी किस्मत में ये सब कुछ लिखा है और उसका आनंद लो। हमें तो इसे उज्जड़ ग्राम में जीना है और मरना है। वो शायद उनकी बच्चों की स्थिति को देख रहे सोच रहे हैं कि शायद बच्चे ऐसे सोच रहे हों। कथा नहीं कह रहे कि ऐसे लग रहा था उन बच्चों को देख कर कि हमें तो ऐसा जो यही गंवार जो गांव है इसमें हमें जीवित रहना है और यहीं पर जीवन पूरा करने के बाद यहीं हमारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे वो सोच रहे हों। वो बात वही पूर्ण हुई और कथानायक परिवार के साथ में अपने पिताजी के साथ में वहाँ से जहाँ पर उनका पिताजी का स्थानांतरण हुआ वहाँ चले गए। यहाँ इस कहानी में इस कथानायक के बचपन की जो स्थिति है वहाँ उसका एक समापन यहाँ होता है। उसके बाद में वापस कथानक जो कहानी का जो कथानक है 20 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद की स्थिति यहाँ से शुरू होती है कहानी में आगे, जिसको हम आगे देखेंगे। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरी पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडर था
वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता, उस गांव की बात है, गांव का केवल नाम के आधार पर बस उनको लग रहा है कि यही वही गांव है जहाँ से मैं निकला था, तो मैं इसे पहचान भी नहीं सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ तो मुझे भूल गई। मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। पीछे देखो, व्याख्या देखो। कथानायक प्रेमचंद जी कथानायक के माध्यम से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कथानायक आगे कि मैं जहाँ से मैं जिस स्थिति से यहाँ उस गांव से निकल कर गया था शहर में, वहाँ 20 वर्ष बीत गए और इस दौरान मैंने आगे की पढ़ाई की और राजकीय जो सेवा है, नौकरी है, उसमें मैंने इंजीनियरिंग पास की। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है तकनीकी शिक्षा की, वो मैंने उत्तीर्ण कर ली और उसी जिले इंजीनियरिंग पास करके मैं इंजीनियर बन गया, अभियंता बन गया और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा जिस ज़िले में मेरा बचपन गुजरा, और जिस गांव में उसी ज़िले का दौरा था। निरीक्षण, दौरा से तात्पर्य निरीक्षण का कार्य मुझे करना था और उस कार्य के निमित्त में उसी कस्बे में पहुंचा जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था साथियों के साथ में। वहाँ आ गया निरीक्षण के लिए और डाक बंगले में ठहरा। जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके ठहरने का स्थान होता है डाक बंगला, वहाँ पर आकर मैं रुका। उस स्थान को देखने की इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। अब मुझे केवल यही जानकारी थी और कुछ भी याद नहीं था कि ये वही गांव है। गांव के नाम से ही, मात्र वो नाम ही परिचित था, उस नाम से मुझे याद आया कि इस गांव में मैंने अपना बचपन व्यतीत किया है, बिताया है। तो बस उस जगह को देखते ही बचपन की जो बाल सुलभ जो यादें हैं मेरे मन में जग उठी, ताज़ा हो गई और मैंने एक टहनी उठाई और उस टहनी को लेकर के मैं उस कस्बे में भ्रमण के लिए निकल गया। और निकलने के बाद मेरी कैसी स्थिति हुई वहाँ, आँख किसी प्यासे पति की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। मेरी जो आँखें हैं जैसे कहीं कोई कोई राहगीर जा रहा हो पैदल रास्ते से और उसको प्यास लग रही हो और वो केवल उसका ध्यान उस समय पानी का जो स्रोत है उसकी तरफ ही रहता है, उसी प्रकार मेरी स्थिति भी उस प्यासे राहगीर की तरह थी कि मैं मेरे अपने जो लड़कपन के, मेरे बाल्यावस्था की जो खेलने की जो जगह थी, जहाँ जहाँ मैं अपने साथियों के साथ खेलता था, उनको देखने के लिए मैं अधीर हो उठा। पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। बस केवल वहाँ पर उस गांव का नाम मैं जान पा रहा था कि इस गांव के नाम को मैं जानता था केवल, और इसका एक अर्थ हम आगे के रूप में उसका जो कथानायक का जो घनिष्ठ मित्र है गया, उसके अर्थ में अपने यहाँ ले सकते हैं। उसको यहाँ स्पष्ट नहीं किया पर
यहाँ कथानायिका उस अर्थ में भी है, गाँव के अर्थ में भी है, और उस परिचित नाम के सिवा यहाँ पर कथानायक ने अपने मन में गया के बारे में भी सोचा कि उस गया का नाम जरूर उनको याद है, साथियों में, अपने बचपन के जो साथी हैं। तो उसके अलावा उस अ, ये एक इस चीज़ को मैं जान पा रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है वहाँ के बारे में। जहाँ खंडर था, जब मैंने यहाँ मेरी बाल्यावस्था यहाँ पर व्यतीत हुई, तो उस समय जो टूटे फूटे जो कच्चे जो मकान थे, वहाँ पर अब पक्के मकान बन गए हैं। जहाँ पुराना बरगद का पेड़ है, वहाँ पर जहाँ पर जिसको बड़ का पेड़ हम बोलते हैं, पुराना भारी भरकम पेड़ था, वहाँ पर वो सब हट गए हैं, और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर उद्यान विकसित कर दिया गया है, हो गया है। पूरी जो स्थान की काया पलट हो जाना, पूरी तरह से बदलाव हो गया, वो पूरी जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले जैसा कुछ भी दिखाई वहाँ पर नहीं दे रहा। अगर उसकी नाम और स्थिति का ज्ञान न होता, उस गांव की, उस जगह की, यदि मुझे जानकारी नहीं होती, केवल एक अंदाजे से ही, भाई वो गांव का नाम पता लगने से ही मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि ये मेरी बचपन की जगह है, अन्यथा मैं इस चीज़ को नहीं जान पाता, तो मैं इसे पहचान भी नहीं सकता था, हैं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जान पाता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाँह खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। मेरी जो बाल्यावस्था थी, उसमें जितना जो कुछ, जो मेरी बचपन की जो यादें थी, जो धीरे धीरे करके बिल्कुल उनकी आंखों के सामने साकार हो रही थी, और जो कुछ मेरे पास इकट्ठी है, वो सारी यादें एकत्र हुई मेरे मन मस्तिष्क में। जो सारी यादें थी बचपन की संचित का साथ एक जगह जो थी, वो ऐसे जैसे बाँह पसारे, पूरे हाथ फैलाए हुए ऐसे लग रही थी उनको। मैं अपने पुराने जो मित्र हैं, मेरे जो सखा हैं बचपन के, बाल सखा जिनके साथ मैं खेला करता था, उनको सबको मैं अपनी बाहों में लेकर के उनसे लिपट जाऊं, ऐसे आतुर हो रही थी, जैसे आतुर हो रहा था उनका मन। मगर वो दुनिया बदल गई थी, परंतु लेकिन वो सारा जो संसार, बचपन का जो संसार है, क्योंकि 20 वर्ष की का जो लंबा जो समय होता है, उसमें आदमी बच्चे से प्रौढ़ बन जाता है, युवा बन जाता है, और जहाँ खेलने का कूदने का समय था, उससे वो अपना कोई व्यवसाय चुन लेता है। तो उसमें एकदम पहचानना ही मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को। सब कुछ बदलाव हो गया था, समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव हो चुका था। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रहूं, और कहूं तो मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। कथानायक कह रहे हैं कि मेरा ऐसे मन कर रहा था, वहाँ इतना लगाव, वहाँ देखते ही उस मेरी बचपन की धरती से, भूमि से, मेरी जो मिट्टी थी वो मेरी बचपन की मातृभूमि की, उससे उससे उसका आलिंगन करके, उसे लिपट करके रोने का मेरा मन कर रहा था। इतना लगाव उभर रहा था मेरा वहाँ पर, और मैं कहना, जैसे उसको ऐसे मन कर रहा था कि मैं इस मिट्टी से कहूँ कि तुम मुझे भूल गई हो, तुमने मुझे भुला दिया है, हैं। और ये कहना चाह रहा था, कथा नहीं कह रहा है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि उस धरती से, कि मैं वो बचपन वाला रूप, जो बचपन, वो मुझे एक बार फिर से दिखा दो, वो मेरी बचपन की जो स्मृतियाँ हैं, वैसे एक बार वापस ऐसा माहौल मेरे सामने दिख जाए, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। ऐसा मन कथानायिका कर रहा है। फिर आगे देखो, ऐसा वो छड़ी लेकर जो भ्रमण के लिए निकल रहे थे, तो उन स्थानों को देख करके ये सारी बातें उनके मन में एक के बाद एक विचार, सारी जो स्मृतियाँ, वो एक एक करके आंखों के सामने आती जा रही, तरोताज़ा होती जा रही हैं। वो सोच रहे हैं, तो ऐसे सोचते आगे क्या हुआ, सोचते सोचते आगे निकले, तो कुछ उन्होंने क्या देखा उसका वर्णन आगे है। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी टाट में, रोब और अधिकार के आवरण में।
जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार। मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही, गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। तो जिस लड़के से पूछा उसने कहा, हाँ है तो कथानायक ने कहा आगे, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसे उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक। बोला, पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में रहे। कथा नहीं करें, गया कह रहा है, हाँ कथा नहीं, बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। गया कह रहा है, डिप्टी साहब का साइस हूँ। फिर कथा नहीं कह रहे हैं, मतई मोहन दुर्गा सब कहाँ है, कुछ खबर है? गया कह रहा है आगे, मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिए हो गए हैं। फिर गया कथानायक से कह रहा, और आप? कथानायक कह रहा, मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। कथानायक आगे कह रहे हैं, सरकार आप तो पहले ही बड़े जहीन थे। कथानायक आगे कह रहे हैं, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया से प्रश्न कर रहे हैं कथानायक। गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। वापस देखो उसकी व्याख्या। सहसा खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। आगे कथा नहीं कह रहे कि जो ही मैं आगे बढ़ रहा था, चल रहा था, तो अचानक एक बिल्कुल ऐसे खुला खुलापन आया जगह में, जहाँ पर कुछ मकान वगैरह बने हुए नहीं थे। तो ऐसे खुले स्थान को देखकर तो देखा, तो वहाँ पर कुछ बच्चे गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे हैं। एक क्षण के लिए मैंने अपने को बिल्कुल भूल गया। एक पल के लिए उस जो मेरे बचपन का सबसे प्रिय खेल था, और हम बचपन में सबसे ज़्यादा यही खेल खेलते थे, उस खेल को बच्चों द्वारा खेलते हुए देख करके, बच्चों को खेल खेलते देख करके मैं अपने आप को थोड़ी देर के सब कुछ अपने आप को भुला दिया। मैंने स्वयं को मैं भूल चुका था, भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साबित ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में। थोड़ी देर के लिए मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं एक बड़ा अधिकारी हूँ, और ये जो अधिकारी की जो स्थिति है साबित ठाठ में, साबित ठाठ से तात्पर्य अधिकारी होने की जो स्थिति है, और रोब का मतलब जो प्रभाव है, और उस प्रभाव के साथ जो मेरे अधिकारी के इस अधिकारी के रूप में होने पर मेरे पद के जो मेरे पास जो अधिकार हैं, जो ताकत हैं, वो सब कुछ भी मुझे याद नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। और ऐसी स्थिति में जाकर एक लड़के से पूछा, मैंने एक थोड़ा उनके नज़दीक जो बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे उनके समीप जा कर के पहुँच कर मैं एक लड़के से मैंने कहा, क्यों बेटे, यहाँ को गया नाम का आदमी है? मैंने उससे कहा कि बेटा यहाँ पर कोई गया नाम करके कोई व्यक्ति रहता है क्या? ऐसे मैंने प्रश्न किया उससे। उस लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, वो जो लड़का था गुल्ली डंडा खेल रहा था, उसने गुल्ली खेलते समय उनको गुल्ली डंडा को अपने हाथ में ले लिया, और एक बिल्कुल ऐसे सहमे हुए के तात्पर्य डरता हुआ, क्योंकि उनका पहनावा ठाट बाट देख करके सोचा कोई बड़ा कोई अधिकारी है।
तो उसको देख करके, और अपरिचित से ऐसे ही गांव में उसको देख के डर जाते हैं बच्चे, तो वो एकदम डर सा गया और उस लड़के ने कहा, कौन गया? गया चर्मकार। भाई किस गया की बात कर रहे हो आप? हमारे गांव में तो एक गया चर्मकार रहता है। तो कथानायक करे, मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। कथानायक कहें कि मैंने सहमति दे दी, क्योंकि गांव में गया नाम का कोई है तो शायद वही व्यक्ति होगा, मैंने ऐसे अंदाज़ा लगा लिया। तो उस लड़के ने कहा, हाँ है, गांव में रहता है गया नाम का व्यक्ति। तो कथानायक करेंगे, ज़रा उसे मेरे पास यहाँ बुला कर ला सकते हो? तो जो ही बुला कर लाने की लिए कहा कथानायक ने, तो उस लड़के ने सहमति दे दी और दे करके वो बुलाने के लिए चला गया। दौड़ता हुआ गया और थोड़ी देर में, क्योंकि नज़दीकी उसका घर होगा गया का, तो थोड़ी देर में ही उसको बुलाकर ले आया। और सामने से जब वो उस लड़के के साथ साथ जब गया आ रहा है, तो उसकी स्थिति देखो कैसी है। दूर से कैसे आता हुआ दिखाई दिया गया कथानायक को, एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए हुए आता दिखाई दिया वो लड़का। क्योंकि एक 5 हाथ का काला देव से तात्पर्य एक लंबा सा सांवले रंग का व्यक्ति उस लड़के के साथ में आ रहा है। मैं दूर से ही पहचान गया। कथानायक करेंगे, मैं उस दूर दूर से आते हुए गया को जान गया, और जानते ही उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसे गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। एकदम से मेरा मेरा मन ऐसे कर रहा था कि मैं दौड़ कर जाऊं और झट से उसको अपने गले से लगा लूं, पर एकदम से मन में कुछ थोड़ा ऐसे विचार कर मैं रुक गया। तो जो ही इतना सोच रहा था जब तक, तो गया मेरे नज़दीक आ गया। तो जो ही नज़दीक आया, मैंने गया से प्रश्न किया, मैं बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? कथानायक ने गया से पूछा, बताओ गया, मुझे जानते हो क्या? गया भी जान गया, कथानायक को जान गया। अपने घनिष्ठ मित्र को कौन कहाँ भूलता है? जीवन की कितनी समय व्यतीत हो जाए, कैसी परिस्थितियाँ क्यों न हो, घनिष्ठता कभी भुलाई नहीं जाती जीवन में। तो वही स्थिति यहाँ थी। गया ने झुक कर सलाम किया। गया को लग रहा था उसका उनका जो रोब था, अधिकारी का, जो साहबी का जो ठाट बाट था, उसको देखकर गया ने झुक करके उनको अभिवादन किया और कहा, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में रहे। गया कह रहा है कि हाँ साहब, मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगा, बिल्कुल मैं अच्छी तरह आपको जान गया। साहब बताओ, आप ठीक हैं, आप आनंद में हैं? कथानायक कह रहे हैं, बहुत मज़े में, मैं बहुत आनंद में हूँ। गया, तुम अपनी कहो, तुम अपने बारे में बताओ, आप तुम कैसे हो? तो गया कह रहा है कथानायक से, डिप्टी साहब का साइस हूँ। गया कथानायक से कह रहा है कि मैं जो उप अधीक्षक साहब हैं उनके साइस का तात्पर्य होता है घोड़े की देख रेख करने वाला नौकर। तो मैं उप अधीक्षक साहब के घोड़े की देख रेख की वहाँ पर नौकरी करता हूँ। फिर आगे कथानायक गए से प्रश्न करेंगे, जो उनके बचपन के जो सखा थे, बाल सखा, अन्य जो साथ खेलते थे बचपन में, उन अन्य सखाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं कथानायक गए से। तो कथानायक करेंगे, मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है, कुछ खबर है? उन सब के बारे में सबका नाम लेकर करेंगे, वो सभी, उन सब की भी कोई जानकारी है क्या? उन सब का भी कोई पता है क्या? खबर से पता ले लें। तो गया बता रहा है, जानकारी दे रहा है, मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिए हो गए हैं साहब। मतई की मृत्यु हो गई है और दुर्गा और जो मोहन है वो दोनों डाकघर में नौकरी करते हैं। फिर गया प्रश्न कर रहा है कथानायक से कि साहब आप क्या करते हैं? ये प्रश्न गया ने किया। तो कथानायक कह रहा है गया से, मैं तो ज़िले का इंजीनियर हूँ। अरे भाई गया, मैं ज़िले में पूरे ज़िले का इंजीनियर हूँ, अभियंता हूँ, इस पद पर मैं, मेरी अधिकारी के पद पर नौकरी है।
अब गया क्या कह रहा है, ये बात कहते ही कथानायक द्वारा ये बात कहते गया कह रहा है, सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। गया कह रहा है कि साहब आप तो, जहीन से तात्पर्य है प्रतिभाशाली होना, है ना, बुद्धिमान से, प्रतिभाशाली से। तो साहब, सरकार कह रहा है पहले तो मित्र थे लेकिन वो पद प्रतिष्ठा बीच में आ गई है, तो व्यक्ति उसको ऐसे तू तड़ाके से नहीं बोल सकता, फिर स्वतः ही ऐसे एक भाव आ जाता है। ये भाव ही यहाँ पर दूरियां पैदा कर देता है। तो वो कह रहा है कि साहब आप, होना ही था, आप तो बड़े अधिकारी होना स्वाभाविक था ही, होना था, क्योंकि आप तो पहले से ही बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। अब इस बात को एकदम नज़रअंदाज करके उस पर ध्यान नहीं दिया। कथानायक ने कहा, आप कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया से प्रश्न किया कि अरे गया, अब वो प्रश्न करना उचित नहीं था, पर वो बचपन की यादों को वापस ताज़ा करने के लिए है, तो प्रश्न कर लिए कि अब वो जैसे हम बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे, अभी भी अब कभी ऐसा अवसर मिलता है क्या? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उस प्रश्न का जवाब प्रश्न ही था। गया, कथानायक द्वारा जो प्रश्न किया गया कि गुल्ली डंडा खेलते हो, गया ने भी उस प्रश्न का जवाब प्रश्न में ही दिया। मतलब एक आंखों में आंखें मिला करके देखा कि एक प्रश्न की, साहब अब कहाँ खेलना, आप मानते हो कि खेलना होगा क्या? अब इस अवस्था में ऐसी जिम्मेदारियों में कोई खेल सकता है क्या? ऐसे एक प्रश्न की दृष्टि से कथानायक की ओर गए देखा, और फिर कह रहा है, अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। साहब अब, गया कह रहा है कि साहब अब गुल्ली डंडा खेलने का कहाँ समय है, अब तो काम, जो काम धंधा है उससे ही अवकाश नहीं मिल पाता है। अब कथानायक क्या कर रहे हैं देखो आगे। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, आज वह ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह टरा टके का नौकर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़, बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ झेप, कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। इस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलें। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा, मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, वही सोचने में मगन था। वापस से देखो। आगे व्याख्या देखो इसकी वापस। कथानायक कह रहे हैं कि आओ आज हम तुम खेलें। गया ने व्यवस्था प्रकट कर दी थी खेल के बारे में कि अब खेलने से अब अवस्था भी नहीं है और समय भी नहीं मिल पाता है। तो कथानायक कह रहे हैं, अभियंता साहब, कि चलो आज हम दोनों ही गुल्ली डंडा खेलते हैं, और उस खेल में तुम मुझे मेरे से बाजी लेना खूब, और मैं बाजी दूंगा। तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है। एक बचपन की एक बारी रह गई थी, एक बाजी रह गई थी, वो आज ले लो गया तुम। आज वो हम तुम्हें देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन गया उस पर सहमत नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। उसने असमर्थता जाहिर की होगी कि साहब कहाँ आप और कहाँ मैं, कई बातें हुई होगी, और सारी बातें होने के बाद भी कथानायक नहीं माने कि नहीं, आज तो तुम्हें मेरे से बाजी लेनी ही होगी, आज मैं तुम्हें अपनी बाजी देकर ही रहूँगा। तो इतना सब कुछ, अब बड़े अधिकारी की बात नहीं माने तो वो भी गलत है। तो गया को मजबूरी में
गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। बड़ी देर के बाद वो खेल खेलने के लिए तैयार हो गया। राजी होने से तात्पर्य, अब वो गया सोच रहा है मन में ही, कथानायक कह रहे हैं कि गया ऐसे सोच रहा होगा कि वह टहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। गया अपने मन में यही सोच रहा होगा हैं कि बिल्कुल एक टके से तात्पर्य मामूली सा, एक मामूली सा मजदूर है, नौकर हूँ, नौकर है वो तो, और मैं एक बड़ा अधिकारी हूँ, बड़ा अफसर हूँ। हमारा और उसका क्या जोड़ है, क्या बराबरी, जोड़ से तात्पर्य हमारी और उसकी, गया की और मेरी बराबरी, कहाँ बराबरी है, ऐसे गया सोच रहा होगा। कथानक सोच रहे हैं कि गया के मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे। बेचारा झेप रहा था, झिझकना, झेपने तात्पर्य बेचारा गया इस बात से, जो ही मैंने उसको खेलने के लिए तैयार किया, जैसे तैसे करके सहमत तो हो गया, तैयार तो हो गया, पर झिझक रहा है, अभी संकोच कर रहा है। लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी, और मैं भी बड़ा संकोच कर रहा था कि कैसे खेलेंगे। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, इस बात पर संकोच नहीं था, इसलिए झिझक नहीं रहा था मैं। मेरे झिझकने का कारण दूसरा था, कारण ये था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी हैं। जब छोटे बच्चों का खेल बड़े आदमी खेलने लग जाएं, बड़े व्यक्ति खेलें, तो एक वो भी एक अजूबा है, आश्चर्य की, अचंभे की बात ही है। अजूबे से तात्पर्य अचंभे की बात, और तमाशा जैसे कोई नाटक देख रहे हो, इस प्रकार से कथानक सोच रहे हैं कि यार ये तो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी, इसके एक अचंभा मान करके लोग नाटक की तरह हमारा तमाशा देखेंगे, और खूब सारी भीड़ यहाँ जमा हो जाएगी, खूब सारा लोगों का एक झुंड है वो यहाँ लग जाएगा। तो इससे कोई न कोई, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा, पर केले बगैर तो रहा नहीं जाता। अब उस भीड़ में जब खेलेंगे तो वो मज़ा कहाँ, मित्र के साथ खेलने का, क्यों भीड़ में तो वो स्थिति अलग हो जाएगी। परंतु बिना खेले, अब तो खेलना है, बिना खेले भी नहीं रहना, खेले बिना रहना संभव नहीं है, खेलना तो है ही। तो उसके लिए कोई उपाय निकाला जाए। तो अंत में ये उपाय निकला, आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर, बहुत दूर एकांत में जाकर खेलें। हमने ये निर्धारित किया, ये तय किया कि हम दोनों, गया, तुम और मैं, दोनों चलते हैं और इस गांव से बहुत अलग, बिल्कुल कहीं अकेले में जाकर वहाँ पर खेलेंगे। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा हैं, वहाँ पर अपने को कोई भी ऐसे इस प्रकार से हमारे खेल में व्यवधान पैदा करने वाला कोई नहीं मिलेगा, और वहाँ हम मज़े से खेलेंगे, और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे, खूब आराम से वहाँ पर हम ये गुल्ली डंडा का खेल खेलेंगे। जो अपना जो बचपन है, अपनी जो अपना लड़कपन है, उसमें ये उस समय की जो गुल्ली डंडा का खेल रूपी जो आनंद है, मिठाई की तरह जो आनंद था, उस आनंद को खूब, उसका खूब आनंद लेंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया सबसे पहले, क्योंकि पैदल ही गया था डाक बंगले से में घूमने के लिए। तो पहले तो मैं गया को साथ लेकर जहाँ मेरे ठहरने का स्थान था वहाँ पर वापस आ गया, और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। और वहाँ से मैंने अपनी कार ली और गया को अपने साथ कार में बिठा करके हम दोनों खेलने के लिए जो उपयुक्त जो स्थान था उसकी तरफ चल पड़े। साथ में कुल्हाड़ी ले ली, और गुल्ली डंडा बनाने के लिए जो लकड़ी काटने के लिए हमने कुल्हाड़ी भी अपने साथ ली। मैं गंभीर भाव उदाहरण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। कथानायक ने कहा कि मैं गंभीर भाव उदाहरण किए हुए था, इसका तात्पर्य यह है कि मैं वास्तव में गुल्ली डंडा खेलने के लिए गया को साथ लेकर जा रहा था। वास्तव में मैं, हकीकत में खेलना है, वास्तव में खेलना है ये, परंतु गया इसे मजाक, परंतु गया की स्थिति ये कि वो समझ रहा था कि साहब हंसी मजाक कर रहे हैं, वास्तव में खेलेंगे थोड़े ही, ऐसे उसको वो सच नहीं मान रहा था खेलने को। और गंभीर कथानायक गंभीर भाव का तात्पर्य वो उसको हकीकत में खेलने के लिए ले जा रहे थे। उत्सुकता, और फिर इसमें है, फिर भी उसके मुंह पर
मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह था। कथानायक कह रहे हैं कि गया के मुंह पर बिल्कुल भी उत्सुकता, आनंद, बिल्कुल खुशी जाहिर नहीं हो रही थी, प्रकट नहीं हो रही थी। चिन्ह से तात्पर्य कुछ भी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। कारण ये है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी, गया सोच रहा था कि साहब तो मजाक कर रहे हैं। और ऐसा सोच करके, ऐसा सोचने पर भी गया के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। मजाक में भी, कहने का तात्पर्य जब मजाक ही कर रहे हैं और खेलेंगे थोड़ी, ऐसी स्थिति को देखकर भी गया को उसमें खुशी जाहिर नहीं हुई। फिर आगे देखो, शायद वह हम, कथानायक आगे कह रहे हैं कि शायद वह हम दोनों में जो अंतर था वही सोचने में मगन था। अब गया चुपचाप बिल्कुल गाड़ी में बैठा है, कार में, और कोई बातचीत नहीं कर रहा। तो कथानायक को लग रहा है कि, कथानायक सोच रहे हैं कि उसको ऐसे लग रहा है कि गया और मेरे बीच में जो उच्च पद के कारण दोनों के बीच में जो छोटा बड़ा होने का जो भाव है, उसके बारे में शायद गया सोच रहा होगा, वही सोच रहा है शायद, ऐसे कथानायक ने सोचा। फिर आगे देखो,